तो देखिए आ गई है वो शुभ घड़ी जिसका इंतजार बरसों से कर रहे थे। एक तरह से बाबा केदार के जो भक्त हैं वो केदारनाथ धाम तैयार है पूरी तरह से। कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। भक्तों में इस महातीर्थ को लेकर गजब का उत्साह है। हम आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी 5 शुभ तस्वीरें भी दिखाएंगे। केदारनाथ धाम भक्तों के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। ये देखिए 5 तस्वीरें। बीच में आप देख सकते हैं पूरी घाटी की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बाबा केदार को किस तरह से सजाया गया है, पूरे मंदिर परिसर को किस तरह से सजाया गया है और भक्तों में क्या गजब का उत्साह है। 10 टन फूलों से मंदिर को सजाया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल से ही खुल जाएंगे, लेकिन भक्तों में अभी 4 धाम यात्रा को लेकर उत्साह है। लिहाजा हर ओर जय केदार, जय बद्री विशाल का जय घोष है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और आपको हम बता दें कि ये शुभ घड़ी अब आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। 10 तारीख को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। पंचमुखी डोली यात्रा केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है और कपाट खुलने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। और देखिए कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर में भव्य सजावट की गई है। कल सुबह 7:15 पर केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, क्योंकि दर्शनों के लिए सज गया है बाबा का धाम। कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। भक्तों के स्वागत के लिए बाबा का धाम पूरी तरह तैयार है। केदारनाथ धाम का 10 टन फूलों से श्रृंगार किया गया है। इस वक्त यहाँ मानो हर ओर भक्ति की बयार बह रही है। अब से कुछ ही घंटों बाद पावन चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। भक्तों को बेसब्री से उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब 10 मई यानी शुक्रवार की सुबह 7:15 पर केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी शुक्रवार को ही खुलेंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में खोले जाएंगे। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से चली पंचमुखी डोली यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम पहुंच गई है। इस यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भक्तों का हुजूम डोली के साथ चलता रहा। जगह जगह भक्तों ने पंचमुखी डोली यात्रा का भव्य स्वागत और अभिषेक किया। चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब के कपाट भी 25 मई को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा के लिए शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कोशिश भी यही है कि भक्तों को चारधाम के सुगम और सुरक्षित दर्शन हो सकें। केदारनाथ धाम से गुंजन दीक्षित, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल है अक्षय तृतीया, कपाट खुलने वाले बाबा केदार की और 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। सीधा चलेंगे गुंजन, इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन, सबसे पहले तो ये बताइए इस वक्त मौसम कैसा है वहां पर और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल नवजोत, श्रद्धालुओं का उत्साह सबसे ऊपर है और मुझे लगता है जितना श्रद्धालु इंतजार करते हैं बाबा के कपाट खुलने का, उतना मुझे लगता है बाबा भी इंतजार करते होंगे अपने श्रद्धालुओं से मिलने का, क्योंकि इनकी भक्ति सबसे ऊपर है। इन बर्फीली वादियों में केदारनाथ मंदिर, जिसकी कठिन यात्रा करके ये श्रद्धालु पहुंचते हैं। कल सुबह 7:15 पर कपाट खुल जाएंगे, लेकिन पहले ये सीधी तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी भव्यता के साथ केदारनाथ धाम को सजाया गया है। गेंदे के फूलों से सजाया गया है, जगह जगह ओम लिखा गया है, स्वास्तिक बनाया गया है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर डमरू बजाए जा रहे थे और वो डमरू का यहाँ मंदिर समिति की ओर से नहीं बजवाए जा रहे थे। जो श्रद्धालु हैं वो अपने हाथों में लेकर डमरू आए थे और वो बाबा को अपने अंदर महसूस कर लेना चाहते हैं। पूरे रास्ते हमने ट्रैक करते हुए हम ऊपर आए हैं और उसमें हमने देखा कि श्रद्धा इतनी ज्यादा ऊपर है। नवजोत, श्वेता,
कि लोगों के चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं दिखती है, शिकन नहीं दिखती है, और उन्हें इंतजार उस पल का होता है कि कब उन्हें बाबा केदार धाम के दर्शन होंगे। एक बार मैं चाहूंगी कि आप इन बर्फीली वादियों को भी देखें। देखिए, दिल्ली में टेम्परेचर 40-42 के लगभग है और यहाँ का टेम्परेचर मैं मान के चल रही हूँ 2 या 3 डिग्री होगा, और इस टेम्परेचर में ये लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं भी आज ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। बाबा केदार के कल दर्शन होंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर की जो कृपा है वो यहाँ श्रद्धालु, ये जो तस्वीरें हैं ये अलौकिक है, अपने आप में अविस्मरणीय है, क्योंकि यहाँ जैसा नजारा मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी देखने को मिलेगा। आपने मौसम की तो बारिश अब से कुछ देर पहले नवजोत हुई है और बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है, यानी कि हो सकता है रात को यहाँ पर बर्फबारी भी हो और हर तरफ हमें पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से सुबह ढके हुए नजर आए। लेकिन बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरी तरीके से तैयार हैं। ये बताइए की ओर से तमाम गुंजन, ये बताइए कि कल सुबह जो है बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना होगी, सीएम वहां पहुंचेंगे, जो कि हर बार होता है। लेकिन ये बताइए, जो श्रद्धालु अभी से वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऊपर बहुत लिमिटेड एरिया है, पिछली बार मैं भी वहां पर थी इसी समय, तो ऊपर बहुत ही लिमिटेड एरिया है जहां पर लोग वहां रह सकते हैं। रुकने की व्यवस्था उन लोगों की कैसे की गई है? क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि वो टेरेन ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल वाला है, ठंड बहुत ज्यादा और जगह कम। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि आप यहाँ हैं तो यहाँ की आप परिस्थितियों को समझ सकती हैं। और एक दूसरी मुश्किल की बात यह है कि व्यापार मंडल ने यहाँ पर प्रोटेस्ट की बात कही है कि सारी दुकानें बंद हैं, सारे होटल्स बंद हैं, लोग कैंप लगाकर रह रहे हैं। साथ ही साथ जिन्होंने बहुत पहले से बुकिंग कर दी और काफी नीचे ही बुकिंग कर दी है, वो लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहने के लिए लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कैंप लगाए हुए हैं, लोग कैंप में ठहर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगी, अगर तस्वीरों में आप देख पाए, केदार मंदिर के ठीक पीछे आपको कुछ कैंप लगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। इसकी नाराजगी भी यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबसे ऊपर है श्रद्धा, जो कि देखने को मिल रही है। 21 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं इन सबके बीच में। कल बाबा के दर्शन इन श्रद्धालुओं को होंगे, लेकिन उससे पहुंच गए हैं। आज रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे और सुबह सुबह दर्शन करेंगे बाबा केदार। तो लोग कैंप में रुके हुए हैं या फिर थोड़ा नीचे रुके हुए हैं, जहां पर उन्हें होटल मिल गया है। यहाँ खाने पीने की भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। श्वेता, गुंजन, जो तस्वीरें हमने 12 बजे के आसपास आपके जरिए देखी थी, उसमें आपने दिखाया कि बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, हर किसी का उत्साह और उल्लास एक ही जैसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि भाव जो है ना बाबा के प्रति, वो एक ही भाव है और वो उनका समर्पण का भाव है बाबा के प्रति, वो खींच कर लेकर आ रहा है। अब ये बताइए कि उनको सुगम दर्शन हो, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? बातचीत हुई होगी आपकी उनसे? बिल्कुल 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 शगुफ्ता, मेरी लोगों से बातचीत हुई। अगर रास्ते की हम बात करें तो रास्ता काफी हद तक बेहतर बना दिया गया है। किसी भी तरीके की खतरे की कोई बात ऊपर चलती हैं। इसके अलावा लोग घोड़े खच्चर जरिए चढ़ते हैं और कुछ लोग जो ट्रैक करना चाहते हैं, जो युवा हैं ज्यादातर, वो ट्रैक ही करते हैं, वो ट्रैक करते हुए आगे आते हैं। लेकिन रास्ते जिस तरीके से पहले हुआ करते थे, दुर्लभ होता था केदार धाम के दर्शन करना, वैसा इस बार मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया। बीच में नीचे की तरफ दुकानें भी थी, पानी की भी व्यवस्था थी, शौचालय भी थे, तो इस तरीके की कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। हालांकि ट्रैक बहुत लंबा है, 22 किलोमीटर का ट्रैक है। हमने भी जिसकी शुरुआत सुबह की थी 8 बजे के लगभग, और हम करीब 3:30-4 बजे यहाँ पर पहुंचे। तो लंबी यात्रा है, लेकिन वाकई वो यात्रा इसलिए ज्यादा बेहतरीन हो जाती है क्योंकि इसमें आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें भक्ति जुड़ी हुई है बाबा केदार के प्रति। शगुफ्ता, आपने एक बात कही कि मैंने जो भेजी थी तस्वीरें, उसमें हर किसी के भाव नजर आ रहे थे। अब जब मैं केदार धाम में हूं तो मेरे भी कुछ भाव हैं। मैं 2 लाइन जरूर अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी इन तस्वीरों के साथ, जो मैं महसूस कर रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं धन्य हो रहा हूँ, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ।
तो जो शून्यता है वो शून्यता यहाँ पर साफ तौर पर महसूस होती है लोगों के दिल में, लोगों के मन में, बाबा केदार के दर पर आकर। और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। देखिए, जिस वक्त आप ट्रैक कर रहे हो, आपने कहा कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है, जब आप भक्तों के साथ चल रहे होते हैं तो यकीन मानिए उस बात का आपको एहसास नहीं होता कि आप किस तरीके से उस ट्रैक को पार कर रहे हैं, आप कैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का साथी बन के वहां पर उस चढ़ाई पे चढ़ता है और मंजिल सबकी एक ही होती है। और माहौल क्योंकि भक्तिमय है और इसीलिए वहां पर थकान का एहसास तक नहीं होता लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा नवजोत आपने, क्योंकि एक दूसरे के साथी यहाँ बन जाते हैं। भले ही आप किसी भी प्रदेश से आए हैं, भले ही किसी भी आप शहर से आए हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक ही है और वो है केदार धाम। बाबा की आस्था इतनी ज्यादा होती है कि बहुत पहले से ही लोग तैयारियां कर लेते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कितने पहले से शुरू हो जाता है, बुकिंग शुरू हो जाती है। तो जब वो पल आता है लोगों के जीवन में कि जब वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तो वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। मेरी बात छोटे बच्चों से भी हुई। एक छोटा बच्चा था जो कि महज मैं मानकर चलती हूँ 14 या 15 साल उसकी उम्र होगी और वो 9 बार आ चुका है। तो आप आस्था का अंदाजा लगाइए। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 76 साल की थी, वो भी ट्रैक करके आगे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुश्किल होगी आपको जाने में, तो उन्होंने कहा सब बाबा देख लेंगे। तो वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने बारे में भूलकर, शून्यता को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसीलिए केदार के दर तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, वाकई भक्ति आस्था यहाँ पर सबसे बड़ी होती है और इसीलिए ये जी लोग गुंजन, एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने सड़कों के चौड़ीकरण की बात की, रास्ते को तय करते हैं। आपने सड़कों के चौड़ीकरण की बात की, तो आपसे समझना चाहेंगे कि पिछली बार जो वक्त लगता था केदारनाथ पहुंचने में, अब उससे कितना ज्यादा सुगम हुआ है रास्ता? अब पिछली बार से अदिति अब तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन हाँ सेफ्टी के हिसाब से चीजें बेहतर हो गई हैं। पहले आपको आने के लिए बहुत ही मार्ग जो था वो गीला रहता था, कीचड़ वहां पर रहती थी, तो ऐसे में कई बार घोड़े जो थे वो फिसल जाते थे या लोग फिसल जाते थे। इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि उसकी एक वजह मौसम भी आप कह सकते हैं, बारिश होती है जब ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन इसके अलावा साइड में पूरे मार्ग में रेलिंग जैसा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से सेफ्टी पूरी तरीके से बना रहे कि कोई भी नीचे ना गिरे, क्योंकि बहुत गहरी खाई है। ऐसे में व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है। जो सड़कें हैं, जो रास्ता है, वो इतना ज्यादा खराब नहीं है कि वहां से चलकर ऊपर नहीं आया जा सकता। हालांकि कुछ जगह ऐसी जरूर आती है जो बहुत सक्रिय है, बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी क्योंकि आस्था सबसे बड़ी होती है, तो आस्था से आगे कुछ भी नजर नहीं आता है। ना वो रास्ते, ना वो जगह, ना वो दूरी, सबसे ऊपर होती है आस्था और भक्ति। बिल्कुल गुंजन, कल सुबह सुबह बाबा केदार के दर्शन भी होंगे, आप भी करेंगी, प्रार्थना करिएगा हम सबके लिए और तमाम देशवासियों के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां से लगातार बता रही हैं, जानकारी दे रही हैं, अभी कल से तो यात्रा शुरू ही एक तरह से होगी, कुछ ही लोग अभी पहुंचे होंगे, लेकिन ये बताइए, आपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कही कि वहां पर अभी दुकानें बंद हैं खाने पीने की, क्योंकि एक साइड में लगातार खाने पीने की दुकानें हैं, दूसरी साइड प्रसाद की दुकानें हैं वहां पर, जो अभी आप बता रही हैं बंद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप जीएनटी के माध्यम से लोगों को दे सकती हैं, जो लोग अभी भी यात्रा के लिए शुरुआत जिन्होंने नहीं की है, जो आने वाले हैं, क्या वो अपने साथ कुछ फूड पैकेट्स कैरी करके लेकर के आए ताकि यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें दिक्कत ना हो एकदम से? बिल्कुल बिल्कुल, और अनिश्चित काल के लिए व्यापार मंडल की हड़ताल है, इसीलिए जो यात्री बाद में भी आने वाले हैं, यानी कि मई के आखिरी में भी आने वाले हैं, वो पहले जान ले क्या ये हड़ताल खत्म हो गई है, और अगर खत्म नहीं हुई है तो अपने साथ में पानी और फूड पैकेट जरूर लेकर आए। मैं ये जरूर अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, क्योंकि यात्रा भले ही आपको करनी है, भक्ति आस्था आपके दिल में कितनी भी है केदार के प्रति, केदार धाम के प्रति, लेकिन आपको अपने खाने पीने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि आप अलग अलग जगह से आते हैं। तो ऐसे में टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है, आपको प्यास लगती है, पानी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को आपको पहले से दुरुस्त करना होगा, उसके बाद ही आप केदार धाम की चढ़ाई को करें। क्योंकि यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ तो मैं देख रही हूँ दुकानें खुली हुई नहीं है। हाँ, आपको पानी जरूर एक आध दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन वो एक दुकान पर आप अंदाजा लगाइए भक्तों की संख्या यहाँ पर में भी कल कपाट खुलेंगे, उसके बाद ट्रैक करके आ रहे हैं,
60-70 हजार से कहीं कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से तो व्यवस्था होती है और जिस वक्त इस बात का अनाउंसमेंट होता है कि अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, तभी से या कहें उससे भी पहले से सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हमेशा से कही जाती रही है। लेकिन दो चीजें, पहली बात, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर लोग घरों से फूड पैकेट्स लाएंगे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से वहां इंतजाम है अगर व्यापार मंडल की हड़ताल है? दूसरी बात ये, जो यहाँ पर कैंप्स बने हुए हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे कि टेम्परेचर रात में डिप कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, देखिए अभी सरकार की तरफ से क्या इंतजाम हो सकते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी आई हूं। संभवतः शाम तक हो या रात तक हो या कल के बाद से हो, इसकी कोई भी मतलब सर्टेनिटी नहीं है। इसके अलावा आपने कैंप्स की बात की, तो सिंपल कैंप्स हैं जिसमें कि आपको ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट वगैरह मिलेंगे, लेकिन वहां पर लाइटिंग नहीं है, यानी कि आप इस पूरे ऐसे पहाड़ी इलाके में बिना किसी लाइट के रहेंगे। सुलभ शौचालय जरूर बने हुए हैं लेकिन नहाने की व्यवस्था नहीं है, तो इस तरीके की कुछ खामियां यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही हैं। और इन सब के बीच में जो खाने पीने की प्रॉब्लम है वो मुझे सबसे बड़ी लगती है, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं आपको बहुत प्यास लगती है, आपको पानी पीना होता है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का चेंज होता है, आप हीट वेव सीधे ऐसे मौसम में आते हैं यहाँ पर आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, आपको ठंड लगती है, तो ऐसे में आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और संभवतः सरकार की तरफ से आगे इसके इंतजाम किए भी जाए। जी गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज है। वो ये है कि 10 से 12 तारीख के बीच यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और गर्मी में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें वहीं देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी जोर पकड़ रही है। कई जगह पर पारा 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम का इस वक्त मिजाज कैसा है और कैसे लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मई महीने का ये दूसरा हफ्ता है और देश के कई राज्यों में गर्मी ताव दिखाने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। राजस्थान में हीट वेव कहर बरपा सकती है और यहाँ तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। क्या है कि टेम्परेचर इस बारी अप्रैल में भी जहाँ अभी तक इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़े, लेकिन अब कुछ दिनों में थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल से अबव है, 2 से 3 डिग्री, इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ आने वाले 1 से 2 दिनों में तापमान 40 तक पहुँच सकता है। राहत की बात यह है कि 10 मई से लेकर 12 मई के बीच दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार हैं। एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर्स हैं वो 38 के पास रहेंगे। आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर्स 1-2 डिग्री बढ़ सकते हैं, इट मे टच 40 डिग्री। लेकिन उसके बाद क्या है कि 10 के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस करेगा हिमालयस पे, तो कल से उसका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको जो सैटेलाइट पिक्चर से देखें तो ये आपका क्लाउड पैच दिख रहा है, इसका इन्फ्लुएंस कल से जहां आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लेन्स में 10th के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। वहीं राजस्थान के शहरों की बात करें तो जोधपुर में गर्मी का भीषण दौर शुरू हो चुका है। यहाँ दोपहर में तापमान 43 के पार पहुंच जाता है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में 8वीं तक के छात्रों की छुट्टी 11 बजे करने का फैसला किया है। लोगों को राहत मिले इसके लिए एंटी स्मॉग गन से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। चूरू में भी तेज धूप और गर्म हवा के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पिछले 1 हफ्ते में तापमान में 9.6 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। फतेहपुर शेखावाटी में भी गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचाव के लिए लोग सिर ढककर घर से निकल रहे हैं और छाते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक यहाँ हीट वेव का प्रकोप लोगों को परेशान कर सकता है। उधर गुजरात के कई हिस्सों में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। अमरेली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं वलसाड़, सुरेंद्रनगर, महुआ में पारा 43 डिग्री तक दर्ज किया गया है। गुजरात में बीते 4 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गुजरात की बात की जाए तो 15 ऐसे शहर और जिले हैं जहां पे गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो कई जगहों पे गर्मी का पारा 42 से 44 डिग्री
तक दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, ऐसे में लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते तक गुजरात के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर और कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जोधपुर से अशोक शर्मा, चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी के मौसम में लू लगना यानी हीट स्ट्रोक एक आम दिक्कत है। इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली में खास प्रकार के इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में हीट स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत हुई है, जहां अब से लू से पीड़ित मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे। ये है वो इमर्शन टब जिसमें मरीजों को लाया जाएगा। तो सर, मैं आपसे यही चीज पूछना चाहूंगी कि कितना लीटर पानी इसमें आएगा? आप बर्फ का इस्तेमाल अगर करोगे तो किस तरीके से कितना होना चाहिए? जी, मात्रा क्या रहेगी? जी मैडम, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विसर्जन टब लगभग 300 लीटर कैपेसिटी का है और इसमें हम पूरा पानी भर देते हैं। ये किसी भी आम साधारण टब की तरह। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ, ये हमारे पास ये आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर हिमांशु आ जाइए प्लीज। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पानी का ताप, और हमारे पास वहाँ पे मल्टीपैरा मॉनिटर हैं उस जगह, देखिए उसमें 2 प्रोब लगे हुए हैं, जिसमें कि हम एक से व्यक्ति का तापक्रम नापते हैं, रेक्टल थर्मोमीटर अंदर जाके 15 सेंटीमीटर, और एक से पानी का आदर्श तापक्रम 0 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और उसके लिए हम बर्फ डालते हैं, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में देखिए उपलब्ध है। ये मशीन एक दिन में 250 किलो बर्फ जनरेट कर देती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 50 किलो है। और हम ये इसके पानी की इतनी तेज दर है कि 2 मिनट के अंदर टब भर जाता है। 2 मिनट में? जी, 2 मिनट से कम में भर जाता है। कितनी मात्रा में इसमें बर्फ का इस्तेमाल होता है? बर्फ हमें 250 लीटर पानी में 50 किलो बर्फ मिला दें हम, अगर 50 से 70 किलो, तो हमारा टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री हो जाता है। अगर मैं एक आम जनता की ओर से एक सवाल पूछना चाहूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना ठंड गरम, कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आया और उसको तुरंत अगर बर्फ के पानी में डाल दिया जाए तो वो सेहत और खराब करने वाली? जी, ये आपने, आई मस्ट कमेंड यू, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। और इससे मैं आम जनता की जो सबसे बड़ी भ्रांति है दूर करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली हमारे कॉलोनी के व्हाट्सएप समूह पर भी ये आम भ्रांति सर्वव्याप्त है कि ठंडा गरम। ऐसा कुछ नहीं है। हीट स्ट्रोक या लू लगने के किसी भी मरीज को और इवन किसी भी प्राणी को सबसे तेजी से कूल करने का उपाय ही उसकी प्राण की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डू इट अर्ली, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकें, उसी की उपयोगिता है। एवरी मिनट काउंट्स, हर मिनट की उपयोगिता। लाने से पहले रास्ते में हमने एम्बुलेंस में भी एसी लगाए हैं, हमने एम्बुलेंस में भी इवन अपनी यूनिट के अंदर इन्फ्लेटेबल टब और बर्फ का बंदोबस्त किया। क्यों किया है? हम इंतजार करने के लिए नहीं किया। अगर कोई रिक्शे वाला एकदम से बेहोश हो गया है लू लगने से, या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, हमें तुरंत उसे ठंडा करना ही एकमात्र उपाय है जो कि रिकमेंडेड है। कहते हैं जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। सपने सच होंगे, लेकिन इसकी पहली शर्त यही बनती है कि आपको सपने देखने होंगे। देखिए, तभी तो कहते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। बिल्कुल, जिस मेहनत से आज भाग रहे हो वही कल सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल हीरा बनाएगी। क्या बात है खुशी। तो ऐसे अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कल चाय पियेंगे शाम 5 बजे साथ में।